कंपटीशन ब्रेकर की तरफ से नमस्कार दोस्तों आज हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत चर्चा करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, तो आर्टिकल 36 से लेके 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की चर्चा की गई है। और इसकी जो प्रेरणा है कहाँ से ली गई है, वो ली गई है आयरलैंड के संविधान से। आर्टिकल 36 से 51 और संविधान आयरलैंड के संविधान से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रेरित हैं। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है। इसमें कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश है। याद रखिएगा दोस्तों कि कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है वो संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें भी सम्मिलित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है। और यह प्रपत्र 1935, याद रखिएगा 1935 के अधिनियम के तहत जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को जारी किया जाता था। आगे हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 38 यानी 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जो न्याय है उसकी चर्चा संविधान की प्रस्तावना में भी किया गया है। आर्टिकल 39A से पहले 39 के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 39 में कहा गया है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का वितरणीकरण न्याय उपलब्ध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो और पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, बालकों हेतु कल्याणपरक कार्य आदि। 39A में समान निःशुल्क विधिक सहायता और समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये कई बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों। याद रखिएगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन ये किसमें, ये चर्चा कहाँ पे की गई है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा की गई है। ग्राम पंचायत का गठन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार ये पूछा गया। तो ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में है और किसके अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। ये प्रश्न दोस्तों IAS में पूछा गया था कि ग्राम पंचायतों का गठन किसके अंतर्गत आता है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए, तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या प्रस्तावना। तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर था। आर्टिकल 41 इम्पॉर्टेंट है, कुछ दशाओं में काम, यहाँ पे कम लिखा है दोस्तों, काम है यहाँ पे। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम जो आया था 15 अगस्त 1995 में, वो संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत ही कार्य करता है। और राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम का जो उद्देश्य था गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना। और वर्तमान में इसमें 5 योजनाएं सम्मिलित हैं। कौन कौन सी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना। ये 5 योजनाएं राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय चल रहे हैं। और ये राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को लागू किया गया था और ये भारत के जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। 43 आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरों एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। और अनुच्छेद 43A में क्या कहा गया है,
उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। यह आपका जो है परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यूपीपीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो आपका था आर्टिकल 43A के अंतर्गत। आगे देखेंगे आर्टिकल 44 बहुत इम्पॉर्टेंट है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। आर्टिकल जो 44 है उसके अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। आर्टिकल 45 भी दोस्तों देख लीजिए क्या है। आर्टिकल 45 में ये कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। आर्टिकल 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। आर्टिकल 47 इम्पॉर्टेंट है, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 48 इम्पॉर्टेंट है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। रिपीटेड है, कई बार पीसीएस की परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। और 48A ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, कई बार पूछा है। आर्टिकल 48A के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। दोस्तों अभी जो 12 जून को परीक्षा हुई है यूपीपीसीएस की, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा जो है मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया था जो 12 जून की परीक्षा हुई थी कि निम्नलिखित में कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है क्योंकि ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 50 यानी कि आपका आर्टिकल 50 इम्पॉर्टेंट है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। यूपीएससी 2020 की परीक्षा में ये प्रश्न सीधे पूछा था कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किसके अंतर्गत आता है। उसमें दिया था प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार। तो आपका आंसर क्या था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आर्टिकल 51 कई बार पूछा है, पीसीएस की परीक्षा में भी रिपीटेड प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है किसके अंतर्गत है, वो आर्टिकल 51 के अंतर्गत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में केटी शाह ने ये कहा था। दोस्तों कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो कि जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि आपका अनुच्छेद 350A जो है प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा देना, ये आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। और आर्टिकल 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना। 350A और 351 ये दोनों जो आर्टिकल हैं ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। दोस्तों अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग जो है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर देख लेते हैं।
नीति निदेशक सिद्धांत ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। नीति निदेशक सिद्धांत का वर्णन किस में है? भाग 4 में है। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में है। नीति निदेशक सिद्धांत जो है इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण में आप जा सकते हैं। नीति निदेशक सिद्धांत किसके लिए? ये समाज की भलाई के लिए है और मौलिक अधिकार किसके लिए? व्यक्ति के अधिकार के लिए हैं। अब हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन 2 है सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन 3 गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना और ऑप्शन 4 सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इसका हमारा आंसर होगा 4 सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। यह उद्देश्य राज्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, दूसरा ऑप्शन सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, तीसरा ऑप्शन एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना और चौथा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, ना कि किसी भी धार्मिक राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो इसका आंसर होगा ए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में जो है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जिसमें सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, ये सारी चीज़ें किसमें हैं? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक सिद्धांतों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? इसका हमारा आंसर होगा 4 आयरलैंड। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें वर्ष 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। आयरलैंड के संविधान से अनुसरणीय इस भाग पर समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधारा, गांधीवादी मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणा आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा है। कहाँ से प्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नीति निदेशक सिद्धांत हैं वाद योग नहीं है, मौलिक अधिकार कोई नहीं। इसका हमारा आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 2 वाद योग्य नहीं है। नीति निदेशक सिद्धांत वाद योग नहीं है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराए जा सकते हैं। और ये बात किसने कही है? आर्टिकल 37 में कहा गया है क्या कि राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत है ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? इसका हमारा आंसर होगा नंबर 3 राज्य के नीति निदेशक तत्व। दोस्तों ये प्रश्न जो है यूपीएससी की परीक्षा में 2013 में पूछा गया था। तो भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व। संविधान के अनुच्छेद
37 यानी 37 द्वारा राज्य की नीति के निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंग के रूप में। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका हमारा आंसर होगा नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आर्टिकल कौन सा है जिसमें जो है ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है? तो अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के निर्देश दिए गए हैं? अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने दोस्तों बताया था कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर सेकंड, अनुच्छेद 40 में। और ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस प्री की परीक्षा में 2014 में, बीपीएससी 2018 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएंगे और उसको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका आपका आंसर होगा नंबर 2, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आईएएस प्री की परीक्षा में 2002 में और यूपीपीसीएस प्री की परीक्षा 2016 में पूछा गया है। आर्टिकल 51 में क्या कहा गया? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। और अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों के भाग लेने का अधिकार। और अनुच्छेद 48A में क्या कहा गया है? पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा आपका आंसर नंबर 2, अनुच्छेद 43A में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 43A राज्य से यह अपेक्षा करता है कि राज्य उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य प्रकार से किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रम एवं अवस्थापनों अथवा अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? इसका आपका आंसर होगा नंबर 4। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आते हैं। 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसके बाद जो है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जो है 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध कर दिया गया था और 21A में जाने के बाद ये जो है मूल अधिकार बन गया। अब जो है अनुच्छेद 45 के तहत शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। तो इसमें जो आपका नंबर 4 ऑप्शन है 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना, ये जो है अब क्या है? मूल अधिकार है। और मूल अधिकार किससे बना? 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा। ये प्रश्न भी आपका इस बार यूपीपीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है?
यह है केटी शाह द्वारा ये कथन कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। दोस्तों, ये था हम लोगों का आज का वीडियो। अगर आप लोगों का आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।